पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर सिनेरियो बनी पीस टॉक। कूटनीतिक अगुवाई पाकिस्तान के काम नहीं आई। अमेरिका ईरान को राजी करने में नाकाम रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए ये मौका ऐतिहासिक था। पाकिस्तान दुल्हन की तरह सजाया गया था। पलक पांवड़े बिछाकर अमेरिका और ईरान की डेलीगेशन का स्वागत किया गया था। ये सब कुछ इसलिए किया गया था क्योंकि कथित तौर पर दुनिया के सामने वो ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव को कम करने में अपनी भूमिका अदा कर रहा था। Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए। न कोई डील हुई, न कोई समझौता हुआ। ईरान अपने रुख पर अड़ा रहा, अमेरिका अपनी शर्तों पर। नतीजा ये हुआ कि बातचीत फेल हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इस्लामाबाद से खाली हाथ लौट गए। साथ ही ये भी बता गए कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा था कि जी कोशिश की जा रही है कि बातचीत हो जाए, जबकि आने से पहले ही दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के लिए जो उन्होंने पॉइंट्स दिए थे वो रिजेक्ट कर चुके थे। उसके बाद भी इस टॉक को करवाया गया और जाहिर है कि जिस तरह की कंडीशंस या जो पॉइंट्स अमेरिका ईरान को दे रहा है वो ईरान कभी भी नहीं मानेगा। ईरान क्यों मानेगा कि वो अपने मिसाइल्स की रेंज कम कर दे या वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ ना जाए। इस किस्म की जो शर्तें लगाई गई हैं अमेरिका की तरफ से वो ईरान पहले भी नहीं मान रहा था और इसीलिए वो सैंक्शंस भी झेल रहा है। अब यहीं से पाकिस्तान के लिए असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि बातचीत की टेबल पर पाकिस्तान की मेजबानी में बात न बनना न सिर्फ पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक नाकामी साबित हो सकती है, बल्कि ये पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन सकती है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका है जिससे पाकिस्तान को आर्थिक मदद और सुरक्षा संबंध चाहिए, दूसरी तरफ ईरान है जो पाकिस्तान का पड़ोसी है। इन दोनों के बीच तनाव बढ़ने के साफ मायने हैं। पाकिस्तान एक साथ दो दबाव में फंस जाता है, अमेरिका की रणनीतिक उम्मीदें और ईरान की सीधी भौगोलिक चुनौती। अगर अमेरिका सैन्य विकल्प अपनाता है तो पाकिस्तान से एयरबेस और लॉजिस्टिक सपोर्ट की मांग हो सकती है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की किसी भी सहमति का मतलब होगा सीधे ईरान के निशाने पर आना। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि जो देश अमेरिका को अपनी जमीन देंगे वो उस देश पर जवाबी कार्रवाई झेलेगा। करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा पर तनाव बढ़ सकता है, जो हॉट जोन में बदल जाएगा। आतंकी गुट इस स्थिति का फायदा उठाकर हमले तेज कर सकते हैं। सीमावर्ती इलाकों में एक्टिव जैश उल अदल जैसे गुट इस अराजकता का फायदा उठाकर पाकिस्तान और ईरान दोनों के खिलाफ हमले तेज कर सकते हैं। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है। ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य सहयोग से पाकिस्तान के भीतर गंभीर सांप्रदायिक दंगे और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इन्हीं हालात से बचने के लिए बिचौलिए पाकिस्तान ने भव्य तैयारियां की थी। सूटेड बूटेड सेना प्रमुख और पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदगी को न सिर्फ शून्य समझा गया, बल्कि पाकिस्तान की इस पूरी कवायद को एक शो पीस डिप्लोमेसी के तौर पर देखा गया। अमेरिका और ईरान दोनों ने अपने अपने हितों को प्राथमिकता दी और पाकिस्तान सिर्फ एक मेजबान बनकर रह गया। इस नाकामी ने यह भी साफ कर दिया कि वैश्विक ताकतों के बीच पाकिस्तान की साख कितनी सीमित है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान को एक मजबूत बिचौलिया नहीं बल्कि एक बार फिर कमजोर कड़ी के रूप में दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान यकीनन एक नई मुश्किल में फंसता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक होता है और जो उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है सऊदीया से, तो इनको तो जाना पड़ेगा, ये इनकार नहीं कर सकते। और ऐसे में क्या यहाँ पर अमेरिकन को भी जगह दी जाएगी? क्योंकि मेरा ख्याल है ये बेवकूफी पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ईरान के साथ ताल्लुकात हमारे खराब हो जाएंगे और हम नई मुश्किल में फंस जाएंगे। लेकिन जो बात आज हुई है, ये यहाँ पर कई लोग इस बात को काफी अरसे से कह रहे थे कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, और वही हुआ। इन हालात के बीच सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ के सामने है। पाकिस्तान अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां हर फैसला जोखिम से भरा है। एक तरफ ईरान से टकराव का खतरा, दूसरी तरफ अमेरिका को नाराज करने की कीमत। हालात करो या मरो जैसे बन चुके हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान अमेरिका का साथ देता है तो ईरान से सीधी दुश्मनी तय है, और अगर दूरी बनाता है तो अमेरिका से रिश्ते और आर्थिक सहारा खतरे में पड़ सकता है।
ऊपर से अरब के साथ स्ट्रैटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट ने नई टेंशन खड़ी कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और सैनिक सऊदी भेजे जा चुके हैं। यानी अगर क्षेत्र में जंग भड़कती है तो पाकिस्तान सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि एक मोहरा बनकर सीधे मैदान में उतर सकता है। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर विशाल अमेरिकी वॉर प्लेन का जमावड़ा लग रहा है। इस्लामाबाद के पीस पॉइंट से शांति की प्रस्तावना लिखने वाले पोस्टर हटाए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था अभी भी हाई अलर्ट पर बनी हुई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। एयरबेस और बॉर्डर क्षेत्रों की निगरानी तेज कर दी गई है। किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान अलर्ट मोड पर है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मियामी में UFC फाइट का मजा ले रहे थे, ठीक उस वक्त जब ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में चल रही बातचीत बेनतीजा खत्म हुई। इस दौरान ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। ये सब कुछ किसी इत्तेफाक का हिस्सा मत समझिए। ये ईरान में उस परमाणु कार्यक्रम का असर है जिसे लेकर अमेरिका और इजराइल लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। ईरान बार बार साफ कर चुका है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हटने वाला नहीं है और यही जिद टकराव को और खतरनाक बना रही है। The fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. इसी बीच इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी वॉर प्लेन्स की मौजूदगी संकेत दे रही है कि हालात सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है। कूटनीति के दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं और सैन्य विकल्प धीरे धीरे हकीकत बनते जा रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में ये टकराव सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है, क्योंकि ईरान वहां अड़ा है जहां खतरा बड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल दोनों ही देश इस बात का दावा कर रहे हैं कि 40 दिनों की जंग में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से कहीं ज्यादा जटिल नजर आ रही है। ईरान का न्यूक्लियर नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि कई हिस्से अब भी अंडरग्राउंड और छिपे हुए माने जा रहे हैं। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी कई संवेदनशील साइट तक पूरा सक्सेस नहीं मिला है, जिससे असली स्थिति पर सस्पेंस बना हुआ है। यानी एक तरफ अमेरिका और इजराइल जीत का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान अपने प्रोग्राम के जारी रहने की बात कह रहा है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के पास अभी भी इतना यूरेनियम मौजूद है जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यही वो सच है जो इस पूरे टकराव को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। ईरान के पास मौजूद यूरेनियम और अधूरी निगरानी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। अमेरिका और इजराइल इसे खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान इसे अपना अधिकार बताकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी एक तरफ परमाणु क्षमता, दूसरी तरफ सैन्य तैयारी और बीच में फेल होती कूटनीति। ये समीकरण साफ इशारा कर रहा है कि आने वाला वक्त सिर्फ तनाव नहीं बल्कि एक बड़े टकराव की ओर बढ़ सकता है। और अगर ये टकराव भड़का तो इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। 21 घंटे में वार्ता फेल, 48 घंटे में ईरान पर हमला। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का टारगेट मैट्रिक्स प्लान एक्टिव हो चुका है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 400 से 600 ठिकानों की एक व्यापक सूची तैयार की है। इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें 80 से 120 ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें युद्ध के पहले 6 घंटे में ही नष्ट करने की योजना है। इनमें मोबाइल मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन कमांड सेंटर और वायु रक्षा प्रणालियां जैसे S-300, S-400 भी शामिल हैं। दूसरा है आर्थिक और ऊर्जा लक्ष्य, खार्ग द्वीप और बंदर अब्बास जैसे बंदरगाह पर हमले। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का मानना है कि ईरान की तेल अर्थव्यवस्था को ठप करने से ही उसकी युद्ध क्षमता खत्म होगी,
नतांज और फोर्डो जैसे भूमिगत ठिकाने। हालांकि ये बहुत गहरे हैं, लेकिन इजराइल बंकर बस्टर बमों के साथ कम से कम 15 से 20 प्रमुख परमाणु केंद्रों पर हमले की फिराक में है। इधर दूसरी तरफ ईरानी खुफिया विंग कुद्स फोर्स की रिपोर्ट के संकेत मिलते हैं कि वो केवल बचाव ही नहीं करेंगे बल्कि हमला भी करेंगे। हॉर्मुज में ईरान ने पानी के भीतर चलने वाले आत्मघाती ड्रोन तैनात किए हुए हैं। यदि ईरान की धरती पर हमला होता है तो लेबनान, सीरिया और इराक से एक साथ 1,500 से 2,000 मिसाइलें इजराइल की ओर दागने की खुफिया सूचना है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने और ज्यादा खूंखार हमले को लेकर के तैयारी पूरी कर ली है। रूस की S-400 और वर्बा मिसाइलें तैयार। रूस ने ईरान को S-400 एयर डिफेंस के महत्वपूर्ण घटक और 9K-333 वर्बा यानी कि बेहद आधुनिक कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलें दी है। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले अमेरिकी हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स के लिए काल साबित हो सकती हैं। चीन की CM-302 और बेइदोउ नेविगेशन। चीन ने अपनी CM-302 एंटीशिप सुपरसोनिक मिसाइलें ईरान को दे दी है। सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान अब अमेरिकी GPS की बजाय चीन के बेइदोउ सैटेलाइट नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे जैम करना अमेरिका के लिए लगभग असंभव है। रूसी सैटेलाइट डेटा। अप्रैल 2026 के ताजा इनपुट्स बताते हैं कि रूसी सैटेलाइट्स ने इजराइल के 55 ऊर्जा ठिकानों और मिडिल ईस्ट में मौजूद 46 अमेरिकी सैन्य ठिकानों जैसे सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस की लाइव तस्वीरें और लोकेशन ईरान को दी हैं। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो अगले 24 घंटे में ये तय करेंगे कि इन हथियारों का बटन दबेगा या नहीं। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ऑपरेशन सेंटिनल के तहत B-52 और F-35 तैनात कर चुका है। इसके दो मकसद हैं। पहला, हॉर्मुज को खुला रखना और ईरान की परमाणु क्षमता को 10 साल पीछे धकेलना। खुफिया रिपोर्ट इशारा कर रही हैं कि वास्तविक मिसाइल हमले से 1-2 घंटे पहले ही ईरान के पूरे बिजली ग्रिड और संचार तंत्र को ठप करने के लिए एक बड़ा साइबर हमला, ओलंपिक गेम्स जैसे का उन्नत संस्करण लॉन्च किया जा रहा है। खुफिया विश्लेषकों का मानना है कि खार्ग द्वीप पर हमला पूरी तरह विनाश की श्रेणी में हो सकता है, जिससे फारस की खाड़ी में तेल का रिसाव एक बड़ा पर्यावरणीय संकट भी पैदा कर देगा।